नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्लेटो की नीति संबंधी धारणाओं और उसकी राजनीतिक दृष्टि पर कुछ बात करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्लेटो का प्रमुख अनुराग विशुद्ध तत्व ज्ञान के लिए नहीं अपितु व्यवहारिक संशोधन के लिए था। इस संशोधन में दो प्रमुख बातें थी, एक समाज व्यवस्था को सुधारना, दूसरा व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाना। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। नीति और राजनीति दोनों का प्रयोजन मानव कल्याण है। नीति बताती है कि व्यक्ति भद्र की उत्पत्ति में अपने यत्न से क्या क्या कर सकता है। राजनीति बताती है कि मनुष्यों का सामूहिक यत्न क्या कर सकता है। प्रतीत तो ऐसा होता है कि राजनीति नीति की ही एक शाखा है और नीति पर आधारित है। प्राचीन यूनान में राजनीति को प्रथम स्थान दिया गया था। यूनानी विचार के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष अच्छे राष्ट्र का अच्छा नागरिक है। सदाचार के निश्चित करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक यह कि हम अच्छे राष्ट्र के स्वरूप का ज्ञान रखते हों और दूसरी यह कि हमें राष्ट्र में व्यक्ति का कर्तव्य सुनिश्चित करें। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में इन्हीं प्रश्नों का विवेचन किया है। प्लेटो सामाजिक न्याय के विषय में अपना मत प्रस्तुत करता है। न्याय के बाबत उसका एक सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वह कहता है, जो कुछ अपना है उसे प्राप्त करना और उसका प्रयोग करना न्याय है। जो कुछ अपना है, इन शब्दों में स्वीकार किया गया है कि मनुष्य समाज में रहते हैं, समाज की नींव है। व्यक्ति के लिए सामाजिक जीवन की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य जीवन कायम रखने के लिए अनेक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। कोई मनुष्य सारी आवश्यकताएं आप नहीं पूरी कर सकता, अतएव दूसरे की सहायता लेनी आवश्यक है। परंतु कोई पुरुष दिए बिना ले नहीं सकता है। इस तरह सेवाओं का अनिवार्य रूप से आदान प्रदान आवश्यक होता है। यह आदान प्रदान अव्यवस्थित और व्यवस्थित दोनों हो सकता है। जब यह अव्यवस्थित होता है तो अराजक समाज का निर्माण करता है, किंतु यही व्यवस्थित होकर श्रेष्ठ एवं सभ्य समाज बनाता है। प्लेटो के अनुसार सामाजिक जीवन का आधार श्रम विभाजन पर है। जो पुरुष श्रम करता है उसका फल उसकी संपत्ति है और व्यवस्थित समाज में वह उस फल से वंचित नहीं किया जा सकता। प्लेटो के सूत्र के पहले भाग का सार यह है, किसी पुरुष की कमाई जिस पर उसका अधिकार है उसके श्रम के पीछे आती है। हमें देखना है कि श्रम विभाजन किस नींव पर होना चाहिए। समाज में सब मनुष्य एक ही काम नहीं कर सकते, ना ऐसा करना हितकर है। दूसरी ओर यह भी नहीं कह सकते कि प्रत्येक मनुष्य एक स्वतंत्र मार्ग पर चलता है। श्रम विभाजन का तत्व यह है कि समाज में कुछ वर्ग हों और वे समाज की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। समाज के वर्गीकरण के लिए प्लेटो मानव प्रकृति को अपना पथ प्रदर्शक बनाता है। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, प्लेटो के विचारानुसार जीवात्मा के दो भाग हैं। एक बुद्धि जिसका स्थान कमर के नीचे है, दूसरा उद्वेग और नैसर्गिक उत्तेजना। दूसरे भाग में भी उत्कृष्ट और निकृष्ट का भेद है। उत्कृष्ट भाग में साहस आदि भाव आते हैं, जबकि निकृष्ट में पाश्विक उत्तेजनाएं आती हैं। प्लेटो ने अनुभव किया कि समाज की बनावट में तीन वर्ग होने चाहिए। बुद्धि के अनुरूप संरक्षकों का वर्ग, जिसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना हो। दूसरा सैनिकों का, जो संरक्षक का काम करने में सहायता कर सकें। यह सहायक वर्ग मानव प्रकृति के साहस अंश के अनुरूप होना चाहिए। मनुष्य का पाशव अंश अनेक उत्तेजनाओं का समूह है। ये उत्तेजक अग्नि की तरह, सेवक तो अच्छे हैं परंतु स्वामी बहुत बुरे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वे बुद्धि के अनुशासन में रहें।
समाज में आम लोग इन उत्तेजनों के अनुरूप है। इनका व्यवस्था में रहना अपने हित में भी है। इनका प्रमुख कार्य जीवन की आवश्यकताओं की चीजें उत्पन्न करना, खेती और व्यापार का प्रमुख कार्य है। इनकी तुलना भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से की जा सकती है। इसके अलावा यूनान में दासों की संख्या काफी थी। ये नागरिक संपत्ति का भाग ही समझे जाते थे। प्लेटो जैसा दार्शनिक भी दासता को समाज की प्राकृतिक व्यवस्था का अंग समझता था। संभवतः सुकरात को जिस प्रजातंत्र ने फांसी पर लटका दिया था, उसके संबंध में प्लेटो कभी भी बहुत संतुष्ट नहीं हो सका और उसकी यह बात कोट करना बहुत जरूरी है, जिसमें वो कहता है, आजकल प्रजातंत्र का जोर है। पुत्र पिता का कहना नहीं मानते, स्त्रियां पतियों का कहना नहीं मानती, और यदि शाम की सैर में तुम्हें सामने से गधे आते दिखाई पड़े तो उनके लिए भी मार्ग छोड़ना होगा, नहीं तो वे तुम पर आ चढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो प्रजातंत्र से या डेमोक्रेसी से कितना चिढ़ा हुआ था। राजा को दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक को राजा होना चाहिए, यह बातें प्लेटो के द्वारा ही कही गई हैं। इसके बाद हम प्लेटो की नीति पर विचार करते हैं। प्लेटो की नैतिक शिक्षा को समझने के लिए हमको यह देखना चाहिए कि मुख्य रूप से उसने सुकरात के विचारों को कैसे आगे बढ़ाया। नीति में दो प्रमुख प्रश्न, निश्रेयस और सदाचार। सुकरात ने निश्रेयस को ज्ञान के रूप में देखा और ज्ञान में नैतिक ज्ञान को ही प्रमुख स्थान दिया। यूनानियों में निश्रेयस को सुख के रूप में भी देखा जाता था। सुख से उनका अभिप्राय क्षणिक तृप्ति नहीं, अपितु जीवन का सामंजस्य था। सुकरात ने नैतिक ज्ञान और इस सामंजस्य को मिला दिया। प्लेटो ने इसमें भेद किया और ज्ञान के अन्य रूपों को भी मूल्यवान बताया। निश्रेयस या हाईएस्ट गुड में निम्न अंश शामिल हैं: दार्शनिक ज्ञान, विज्ञान, ललित कला और श्रेष्ठ तृप्ति, यानी ऐसी तृप्ति जिसे बुद्धि निर्दोष समझे। सदाचार या वृत्त के संबंध में प्लेटो ने अपने दृष्टिकोण को विस्तृत किया। जैसा कि पहले हमने देखा है, यूनानियों के लिए अच्छा आदमी अच्छे राष्ट्र का अच्छा नागरिक है। प्लेटो ने 4 मौलिक वृत्तों की सूची तैयार की। संरक्षकों का गुण है बुद्धिमत्ता, सैनिकों का गुण साहस, वैश्यों का गुण संयम। प्लेटो ने इन तीनों को मौलिक वृत्त बताया है। चौथा मौलिक वृत्त न्याय है। जिस तरह समाज में प्रत्येक वर्ग को अपना काम करना चाहिए, उसी तरह व्यक्ति में इन 3 गुणों को भी अपने अधिकार के दायरे में ही विचरना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में यही न्याय है। शोपेनहावर ने इस सूची की कड़ी आलोचना की है। वह कहता है, बुद्धिमत्ता जीवन का भूषण तो है, परंतु इसे नैतिक वृत्त का पद नहीं दे सकते। बहुतेरे बुद्धिमान पुरुष बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं और यही साहस के बाबत में भी है। संयम में कोई निश्चितता नहीं है। जो पथ मेरे लिए संयम का है, वह किसी दूसरे के लिए संयम का नहीं हो सकता। न्याय की बाबत पहले भी मतभेद रहा है और अब भी। शोपेनहावर ने संभवतः इसे संकुचित अर्थ में लिया। प्लेटो ने इसे जीवन की श्रेष्ठताओं के अर्थ में लिया था।